हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अब इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ये काउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के सेकंड पार्ट से संबंधित है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में हमने थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। तो अब इस क्लास के अंदर मैं 3 जानदार क्वेश्चंस आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों एग्जामिनेशन के अंदर जो है आप देखिएगा दिखते रहते हैं पेपर के अंदर। तो एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सवालों को देखिएगा और ना केवल आपको सवाल को समझना है बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को भी समझना है। तो मैं उन सभी बातों की जो चर्चा अभी इस क्लास के अंदर करूँगा। तो करीबन जो है 1 घंटे के आसपास का जो है समय लगेगा हमें, और दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल जो है आपको बिल्कुल आराम से मिल सकते हैं पेपर के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंपलसरी पोर्शन में भी ये सवाल मिलने की संभावना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं अभी आपके साथ कुछ स्लाइड्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ साथ आपके साथ चर्चा भी करता हुआ नजर आऊँगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज़ें हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल कहता है कि कंप्यूट द WACB यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बैंक ने कुछ बोरोइंग्स कर रखी है और कोई भी बोरोइंग्स स्पेसिफिक नहीं है, ऑल द बोरोइंग्स आर द जनरल बोरोइंग्स। और इन जनरल बोरोइंग्स के अंदर से ये जो पैसा है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है 3 असेट्स के लिए, द फैक्ट्री शेड्स, प्लांट 1 एंड प्लांट 2 एंड ऑल आर क्वालिफाइंग असेट्स। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि ये असेट्स क्वालिफाइंग है या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो पहला लोन है 1000 रुपीज़ का, 1000 का है, दूसरा 2000 का, 3000 का है। फिगर्स जो है थाउजेंड्स में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। ये लोन 1/4/2004 को लिया गया, ये लोन 1/10/2004 को लिया गया, ये लोन 1/7/2004 को लिया है। तो आप देखिएगा ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट इन्होंने की है, इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेटेड अमाउंट ऑफ लोन है, वेटेड अमाउंट ऑफ लोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ये जो पीरियड है लोन का, ये देखिएगा 1/4 से लेके और 31 मार्च 2005 तक 12 है, और ये यहाँ से लेके 31 मार्च तक और केवल 6 मंथ है, और ये यहाँ से लेके 31 मार्च तक 9 महीने। तो जब आप WACC निकालेंगे यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बोरोइंग्स, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो बोरोइंग्स की जगह है। तो अगर आप इन सारे इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना अमाउंट है, 180 प्लस 140 प्लस 360, ये जो टोटल अमाउंट है दैट इज 680 इंटरेस्ट का। लेकिन देखिएगा जो लोन की फिगर है वो आपको वेटेड अमाउंट ऑफ लोन लेना है, वेटेड अमाउंट ऑफ लोन। यानी कि वेटेड अमाउंट ऑफ लोन कैसे निकालेंगे आप, इस 1000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1000। दूसरा है 6 महीने के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, दैट इज ऑल्सो 1000। ये कैसे निकाला है, हमने 2000 को मल्टीप्लाई किया है 6/12 क्योंकि हमने इस लोन को केवल 6 महीने यूज़ किया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया तरीका, उसी तरीके से कैलकुलेट कर। इसी तरीके से 3000 का 9/12 जो है 2250। तो टोटल अमाउंट जब हमने कैलकुलेट किया तो 4250। तो इसको 4250 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले पार्ट में आपको जो है यहाँ पर 4250 से इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकालिए, दैट इज 16%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग से 16%। तो कैसे कैलकुलेट करना है, आपने सिंपल तरीके से कैलकुलेट नहीं करना कि इंटरेस्ट को टोटल से डिवाइड करना है, इस टोटल का भी वेट लेना है, यानी कि लोन कितने दिन के लिए यूज़ किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से वेट लेकर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो ये निकल गया। तो देखिएगा टोटल इंटरेस्ट को हमने वेटेड अमाउंट ऑफ लोन से मल्टीप्लाई किया। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर जो है लोन की डेट नहीं होती थी, तो सबको इक्वल वेट होता था। तो नॉर्मली हम 6000 से डिवाइड करते थे, यानी कि जो 6000 ये टोटल बन रहा है इससे डिवाइड करते। लेकिन अब ऐसा हमने नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि लोन की जो है डेट अलग अलग है। उसके बाद देखिएगा फैक्ट्री शेड्स में 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, इसमें 9 महीने का, इसमें 7। तो देखिएगा 2500 में 12 महीने का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 16% के हिसाब से, तो 12/12, इस 1500 पे आप करेंगे कितने दिन का, 16% और 9 महीने का, और इस 1000 पर आप करेंगे 16% और 7 महीने का, 7/12। तो यहाँ पर आपको बात जो है समझनी है, और वो सीधी समझ आपके साथ है। और सीधी समझ क्या कह रही है कि सीधी समझ ये कह रही है कि आप सवाल के अंदर
जो है इस तरीके से खो जाइए कि सवाल आपको समझ में आ जाए, राइट। तो अभी यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, लेकिन मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो भी हमारी जो बोरोइंग्स की डेटा हमने सबसे पहले वो लिखी, पहले बोरोइंग्स का नेचर, फिर डेट ऑफ बोरोइंग्स लिखी, फिर पीरियड लिखा 12 महीने, 6 महीने, 9 महीने, हमने उसका वेटेड एवरेज निकाला 4250, ये इंटरेस्ट लिया 680, 680 को 4250 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स आ गई 16%। फिर देखिएगा फैक्ट्री शेड्स 2500 की, जिसको 12 महीने हमने, तो 12/12 इंटू 16%, 400, 1500 वाली को 9 महीने यूज़ किया, 9/12 इंटू 16%, 180, और इसी तरीके से ये। तो ये जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट है टू बी कैपिटलाइज होगी वो 7673.33, जबकि आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 680 का। तो देखिएगा, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो पाया है उस इंटरेस्ट को आप P&L में डेबिट डाल देंगे। तो जो बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है वो तो है 673, और ये हो गया 6.67। अगर मैं आपको इसको एंट्री के एंगल से अगर आपके साथ बात करूं तो किस तरीके से इसकी एंट्री होंगी वो देखिएगा, आपको एंट्री भी समझाते हैं। यहाँ पे जगह है, तो ये देखिएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट है 680, तो हम सबसे पहले एंट्री क्या होगी हमारी होगी पहले बोरोइंग कॉस्ट हमने पे की होगी, बोरोइंग कॉस्ट डेबिट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट है 680 टू बैंक। अब उसमें से जो भी हमने कैपिटलाइज करना है वो कितना है, तो जो कैपिटलाइज करना है वो तीनों असेट्स के अंदर अलग अलग है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों असेट्स के अंदर अलग अलग है। पहले में 400 है, 180 और 93 है। तो फैक्ट्री शेड में कितना करेंगे, फैक्ट्री शेड में, फिर प्लांट में, प्लांट 1 में, फिर प्लांट 2 में, और 2 बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि जो बोरोइंग कॉस्ट डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कितनी 673.33, तो 673.33। अब ये देखिएगा किस में कितना डाला है, इसमें 400, 180 और 93.3, 400, 180, 93.33, और जो बोरिंग कॉस्ट बच गई है यानी कि जो BC बच गया है उसको P&L में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोरिंग कॉस्ट, और ये अमाउंट कितना होगा, ये अमाउंट देखिएगा हमारा कितना बच गया, ये अमाउंट बच गया हमारा 93.33, नहीं सॉरी 93 नहीं है, ये बच गया 6.67। तो 6.67 ये इंटरेस्ट आपने यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से जब कुछ पीरियड के लिए लोन लिया हुआ तो आप कैसे उसको डील करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से लेनी है, लेकिन जब आप उसके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग निकालेंगे तो उसके पीरियड्स को जो है कंसिडर करेंगे, और फिर जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग निकलेगी, और फिर वो जो लोन जिसके लिए जो है जितने दिन यूटिलाइज हुआ उसकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर देंगे, और जो बाकी हिस्सा बच गया वो आपने P&L में डालना है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा P&L में डालने वाला जो अमाउंट है वो कितना है 6.67। तो बोरोइंग कॉस्ट चार्ज टू P&L या बोरोइंग कॉस्ट राइट ऑफ, तो ये जो राइट ऑफ अमाउंट है 6.67 है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन था 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद अब मैं आपके साथ जो बात करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 16 की करूँगा, और 16 के बाद हमें 10 नंबर, 9 नंबर और ये 4 नंबर करना है। तो 4 नंबर हमें करना है, इसके बाद तो 4 नंबर अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब भी देखिएगा हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 12। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 को जो है टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है इसके कंसेप्ट को समझने से पहले मैं इस सवाल को आपके साथ जो है रीड कर रहा हूँ, और फिर मैं आपके साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुननी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल CA इंटर के लिए बल्कि CA फाइनल के अंदर भी। तो एक बार अब इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा जिससे आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो जाए।
देखिएगा, हर किशन लिमिटेड टू के लोन ऑफ $20,000 एट 6% पर एनम ऑन 1 अप्रैल। देखिएगा, $20,000 का लोन लिया 1 अप्रैल को फॉर ए स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि असेट्स, क्वालिफाइंग असेट्स से कैपिटल एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्वालिफाइंग असेट्स के दायरे में आते हैं। अब क्या जो लोन्स हैं वो फॉरेन करेंसी लोन है। ये फॉरेन करेंसी लोन में आपने कैसे ट्रांजेक्शन्स करनी है, यही मैंने इसके अंदर आपको सिखाना है। तो जो एडजस्टमेंट मैंने आपके साथ बोली थी कि जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो इंक्लूड होता है वो इसी के अंदर कवर होगी। द इंटरेस्ट वाज पेबल एनुअली। इंटरेस्ट कैसे पे करते हो? एनुअली। द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ लोन वाज 45, $1 45 का था। However, the company could have taken a corresponding rupee loan at the Indian bank at rate of 12%। तो अगर वो इंडिया में लोन लेती तो 12% मिलता, लेकिन उसने विदेश से लिया जहाँ की 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द एक्सचेंज रेट वाज 48। हाउ विल यू ट्रीट द बोरोइंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस इन द अबव केस? देखिएगा, यहाँ पर अभी आप आगे मत पढ़िएगा सवाल को, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आगे लिखा है एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग चीजेस इंडिपेंडेंटली, तो वो बाद की बात है, तो उसको भी बात ही ना करें। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है आपने। मैं कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, पहले समझिएगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिए पहले। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लोन इंडिया से ना लेके इंडिया के बाहर से लोन लेने के लिए किस लिए जाता है? कि सीधी सी बात है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन के रेट थोड़े से ज़्यादा है जो कि विदेशों में कम रहते हैं। तो इसलिए जो है बिजनेसमैन इंटरेस्ट कम पड़े इसलिए विदेशों से लोन लेते हैं। अब विदेशों से जब लोन लेते हैं और कैपिटल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं तो कंपनी को तो फ़ायदा होना ही है। लेकिन देखिएगा, कंपनी को जहाँ पर एक तरफ से फ़ायदा है इंटरेस्ट का, वहीं दूसरी तरफ उसका एक रिस्क भी बना हुआ है, और वो रिस्क है एक्सचेंज के चेंज होने का। अगर डॉलर मजबूत होता है तो डॉलर के अंदर जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, एक तो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा जाएगी और एक जो आपके लोन्स आउटस्टैंडिंग है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा, इंडियन रुपी कमज़ोर होगा, वैसे वैसे आपकी जो डॉलर लायबिलिटीज़ है वो बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली जो लोन अभी आपने लिया है वो लोन की लायबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अब लोन की लायबिलिटी आपकी जो बढ़ रही है, तो वो जो लोन की लायबिलिटी बढ़ रही है दैट इज़ एक्सचेंज लॉस, एंड द एक्सचेंज लॉस इज कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो AS 11 कहता है कि जो भी एक्सचेंज लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो कोई भी एक्सचेंज गेन या लॉस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। लेकिन AS 11 में एक प्रोविज़ो है कि अगर आपने लोन किसी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया है और वहाँ पर आपको एक्सचेंज लॉस होता है, तो वहाँ पर एक्सचेंज लॉस सारा का सारा P&L में नहीं जाएगा, बल्कि अगर आप उस लोन को इंडिया में लेते और इंडिया में लोन लेते तो जितना आपने ब्याज बचाया है फॉरेन करेंसी में लेने से, तो उतने रुपए की इंटरेस्ट की सेविंग जो आपने की है, क्योंकि आपने विदेश से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट बच रहा है, तो जो इंटरेस्ट आपका बच रहा है उतना इंटरेस्ट की जितनी सेविंग आप इस साल कर रहे हैं उतने रुपए तक का अगर आपको एक्सचेंज लॉस होता है, इफ एनी अगर कोई होता है, तो वो लॉस भी आपका कैपिटलाइज होगा, यानी कि एसेट्स की कीमत में जोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोन इंडिया से लें या इंडिया के बाहर से लें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबरी कर रहा है कि देखिए, अगर आप इंडिया में लोन लेते तो जितना अमाउंट आप कैपिटलाइज करते उतना अमाउंट हम आपको कैपिटलाइज करना अलाउ कर रहे हैं, उतना अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना अलाउ कर रहे हैं। जैसे इस सवाल के अंदर देखिएगा कि 20,000 रुपये का लोन है डॉलर टर्म्स में, और जो 20,000 का लोन डॉलर टर्म के अंदर है, 20,000 का जो लोन है डॉलर टर्म के अंदर, वो लोन 45 रुपये का जब भाव था तब लिया गया था। तो इसका मतलब है कि जो लोन का अमाउंट है, जब लोन लिया गया
तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी कि 9 लाख रुपए का लिया गया। अगर आप उसको इंडियन इंटरेस्ट की बात करते, अगर इंडिया में लिया होता तो इंडियन इंटरेस्ट कितना होता? अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इस लोन को इंडिया में लेते तो योर इंटरेस्ट कॉस्ट, इंडियन इंटरेस्ट कॉस्ट बनती 9 लाख रुपए के ऊपर, 9 लाख रुपए के ऊपर 12%, यानी कि 9 लाख का 12% यानी कि 1,08,000 रुपये ये बनती। लेकिन ये हमारी बनी तो नहीं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो विदेशों से पैसा ले रहे हैं। अगर अब हम इसको इंडिया के बाहर से लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट जो फॉरेन करेंसी लोन पे बन रहा है वो कम बन रहा है। इंटरेस्ट ऑन FCL, FCL मीन्स फॉरेन करेंसी लोन। तो जो $20,000 का लोन आपने लिया तो डॉलर में ही आप पेमेंट करेंगे, यानी कि 6%, यानी कि $1,200। लेकिन जब वो $1,200 आप पे करोगे तो $1 इंडिया में कितने रुपए का है? इंटरेस्ट के टाइम पर 48 रुपये का है। तो आप जहाँ 1,08,000 रुपये का इंटरेस्ट देते, उसकी जगह अब आपको खाली इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 57,600। और आपके एक इंटेलिजेंट फैसले की वजह से आपको एक सेविंग हो गई इंटरेस्ट की, लेकिन ये वास्तविक रूप से नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि नोशनल सेविंग है, ये नोशनल सेविंग है इंटरेस्ट की। वो कितनी है? तो अगर आप वहाँ देखेंगे नोशनल सेविंग्स, तो नोशनल सेविंग है 50,400 रुपये, 50,400 रुपये। तो हमने 50,400 रुपये बचा लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये कहता है कि आपने जो 50,400 रुपये बचा लिए, ये आपकी नोशनल सेविंग है। अगर आपको इस लोन के ऊपर एक्सचेंज लॉस होता है, क्योंकि आपका जो $20,000 है वो तो अभी भी खड़ा हुआ है ना, वो तो अभी आपने पे किया ही नहीं है। तो जो $20,000 है उस पर आपकी 3 रुपये की लायबिलिटी बढ़ गई है। जहाँ डॉलर 45 रुपये का था, अब वो डॉलर हो गया 48 रुपये का। तो आपको जो 3 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, यानी कि 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये, वो आपको एक तरीके से लॉस हो गया। तो जहां आपने एक तरफ समझदारी करने की कोशिश की, वहीं पर एक्सचेंज डिफरेंसेस ने आपको घेर लिया और आपको 60,000 का लॉस पहुंचा दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि जो 60,000 का लॉस है, उस लॉस में से जितनी आपकी नोशनल सेविंग है, यानी कि मेरे सवाल के अंदर 50,400 रुपये, ये तो आपको असेट्स की कीमत में ही जोड़नी चाहिए, यानी कि इट इज़ ट्रीटेड एज एन बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज एंड द रिमेनिंग लॉस अबव 50,400 शैल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तो ये जो नोशनल सेविंग्स तक का जो लॉस है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में कवर्ड होता है, और ये आपको बोरोइंग कॉस्ट लेनी है। और जो बाकी हिस्सा है, जो लॉस का बच गया एक्सचेंज लॉस के अंदर, तो नोशनल सेविंग्स तक का जो हिस्सा जो है आप कैपिटलाइज कर देंगे एज ए बोरोइंग कॉस्ट, एंड द रिमेनिंग एक्सचेंज लॉस शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। आइएगा आप इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, ये हमने एक एलिमेंट्री कैलकुलेशन की। अगर हम दूसरी कैलकुलेशन की बात करें तो दूसरी कैलकुलेशन हमारे को क्या कह रही है? दूसरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि आपको ये देखना है कि एक्सचेंज लॉस हुआ कितना है। तो आपको एक्सचेंज लॉस कितना है? आपको एक्सचेंज लॉस कितना है? देखिए, आपको एक्सचेंज लॉस है 3 रुपये का, यानी कि $20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। और ये जो एक्सचेंज लॉस है ये तो कैपिटलाइज हो जाएगा। एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज, यानी कि ये बोरोइंग कॉस्ट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये है BC यानी कि बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि 50,400। और बाकी का जो आपको लॉस हुआ है वास्तव में एक्सचेंज लॉस, वो 9,600 दैट इज चार्ज टू P&L। तो ये चला जाएगा P&L में। देखिएगा, इसके ऊपर इस 50,400 पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है 16 नंबर 16, क्योंकि जो एक्सचेंज लॉस है ये बोरोइंग कॉस्ट है।
और उसके बाद का जो आपका लॉस हो रहा है इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल लग रहा है 11। तो ये आपने समझना है। हालांकि नॉर्मल अगर ये लोन बोरोइंग कॉस्ट के लिए नहीं होता तो 60 के 60,000 लॉस को पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 लगता, यानी कि 60 का 60,000 लॉस P&L में जाता अगर क्वालिफाइंग असेट्स नहीं होती तो। लेकिन ये लोन क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया हुआ है, तो जितनी नोशनल सेविंग है, यानी कि नोशनल सेविंग का मतलब है कि वो जो काल्पनिक सेविंग है जो हमें हुई है, अगर वो लोन इंडिया में लेते और जो हमने विदेश में लोन लिया है, तो उसका बीच का जो डिफरेंस हमें इंटरेस्ट बचा है उस सेविंग को हम बोलते हैं नोशनल सेविंग, क्योंकि वो वास्तविक रूप से तो हुई नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि अगर आपको कोई फॉरेन करेंसी लोन जो क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया है और उस पर कोई एक्सचेंज लॉस हुआ है, तो उस एक्सचेंज लॉस का उतना हिस्सा जितना कि नोशनल सेविंग के बराबर है उतना हिस्सा आप कैपिटलाइज कर दीजिए, और उसके बाद अगर कोई लॉस है तो आप उसको P&L में डाल दीजिए। लेकिन P&L में डालने वाली बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है, और बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करने लगे तो क्या होगी वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर हम इस सवाल को देखें तो देखिएगा हमारे पास जो इंडियन करेंसी लोन है वो कितना है, $20,000, 6% का इंटरेस्ट 48 रुपये के हिसाब से 57,600, 57,600 ये इंटरेस्ट हमने पे किया। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट इंडिया में बन रहा होता तो कितना बन रहा होता, 20,000 इंटू 12% इंटू 45 रुपये का डॉलर, 1,08,000, राइट। इंटरेस्ट ऑन इंडियन कॉरस्पॉन्डिंग रुपी लोन, सॉरी 48 के हिसाब से 48 लास्ट में तो 48 का रेट है। तो हमें नोशनल सेविंग क्या हुई, तो जहाँ 1,08,000 रुपये में देने थे हमें 57,600 में काम चल गया, तो हमारी नोशनल सेविंग्स हैं 50,400। ये हमारी जो नोशनल सेविंग्स हैं 50,400, ये हमारा को हुई नहीं है बचत, लेकिन ये कैलकुलेशन करने के काम आएगी कि अगर हमारा जो लोन आउटस्टैंडिंग है अगर उस पर एक्सचेंज लॉस होता है हमें, तो वहाँ पर 50,400 तक आप कैपिटलाइज करेंगे। तो देखिएगा इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन करेंसी लोन हमारे ने 57,400 दिया है, एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग 50,400। तो ये जो 50,400 है ये हम क्या करेंगे नोशनल सेविंग्स तक, तो जो 60,000 रुपये की वैल्यू है हमारी उसमें से 50,400 निकाल दीजिए, तो 50,400 हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो 50,400 का जो हमारा एक्सचेंज लॉस है अप टू द नोशनल सेविंग वो भी कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद का जो 9,600 बच गया ये हमने P&L में डालना है। हालांकि देखिएगा आपको एग्जाम में इतना ही सवाल पूछना है, कोई आपसे एंट्री नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं आपको एंट्री बताता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आपने लोन लिया था बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन 9 लाख रुपए का। 1 साल बाद आप क्या करेंगे, 1 साल बाद इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, यानी कि जो $20,000 थे, $20,000 का 48 के हिसाब से और 6%, तो ये आपने पे कर दिया। फिर आपको एक्सचेंज लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस अकाउंट आपने डेबिट किया और आपके लोन की कीमत बढ़ गई, तो जो लोन है जो हमारी लायबिलिटी वो 60,000 बढ़ गई। अब बात आएगी हमारे पास कि एक्सचेंज लॉस 60,000 हमें हुआ, तो नॉर्मली एक्सचेंज लॉस P&L में डलते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग असेट्स है इसलिए नोशनल सेविंग्स तक का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर डलेगा, वो कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा। तो अब देखिएगा तो क्वालिफाइंग असेट्स में आप 1,08,000 ऐड करेंगे, ये 1,08,000 हम बोरोइंग कॉस्ट के ऐड कर रहे हैं, जिसमें से 57,600 तो इंटरेस्ट ऑन FCL है यानी कि फॉरेन करेंसी लोन है, और 60,000 रुपये का ये जो था इसमें से केवल 50,400, तो इस 60,000 में से केवल 50,400 एक्सचेंज लॉस हमने क्रिएट कर दिया एक्सचेंज लॉस। लेकिन एक्सचेंज लॉस जो बाकी एक्सचेंज लॉस बच गया वो हमने P&L में डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्सचेंज लॉस। तो ये इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग थी, राइट। समझ में आ गई बात, नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं आपको एक दूसरे और एग्जांपल से। अब देखिएगा इसी सवाल के अंदर सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट की बात करें, एनालिसिस द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ द रुपी लोन्स वर कैरीड एट 14% पर एनम। केवल यही देखना है बस, क्योंकि 2 केस है इंडिपेंडेंट लिया। वो कहते हैं कि अगर 14% होता तो क्या होता, तो माय डियर देखिएगा लोन तो 9 लाख ही होता, लेकिन ये 9 लाख का 14% होता है, इसका मतलब
ये जो कैलकुलेशन है ये 14% पे होती, यानी कि 14% पे होती। तो ये जब 14% पे होती है तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 9 लाख का 14%, 1,26,000। जबकि हमारे इंडिपेंडेंट है तो इंटरेस्ट तो हमने वही दिया है 6% 48 के हिसाब से। तो हमारी जो नोशनल सेविंग्स है वो कितनी होती है? तो नोशनल सेविंग्स होती है हमारी 1,26,000 माइनस 57,600, 68,400। तो हमारा जो ये अमाउंट आता ही आता 68,400 नोशनल सेविंग्स। अब हमारे को एक्सचेंज लॉस कितना होता है? एक्सचेंज लॉस होता हमारा 60,000 का ही। एक्सचेंज लॉस तो 60,000 ही होता, लेकिन आप देखिएगा एक्सचेंज लॉस 60,000 होता, लेकिन उसके बाद हमारी नोशनल सेविंग है 68,400, 68,400 हुई नहीं है, हो जाती अगर हम जो इंडिया में लोन लेते हैं और जो विदेश में लोन लिया उसका डिफरेंस। लेकिन देखिएगा जो $20,000 हमारा लोन है उसकी वजह से हमें 60,000 का नुकसान हो गया। तो ये सारा का सारा एक्सचेंज लॉस P&L में जाएगा, क्योंकि नोशनल सेविंग 68,400 है और लॉस हुआ है 60,000। तो वो 68,400 से कम है, 68,400 से कम है। तो ये जो भी एक्सचेंज लॉस हुआ है आपको, इस एक्सचेंज लॉस को आप पूरे के पूरे को कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि ये BC हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट। और P&L में कोई अमाउंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको जो एक्सचेंज लॉस हुआ है वो 60,000 हुआ है और आपको जो नोशनल सेविंग हुई है, काल्पनिक जो आपको लाभ हुआ है वो 68,400। तो उस काल्पनिक लाभ में से केवल 60,000 आपने यूज़ करने हैं, वो एक्सचेंज लॉस आपने कैपिटलाइज कर देना है और बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो अल्टीमेटली कोई भी अमाउंट P&L में नहीं जाएगा। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। तो आइएगा इसकी भी बात करते हैं। तो देखिएगा अगर B पार्ट की बात करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% होता था तो अब इंटरेस्ट पे करते 14% के हिसाब से 57,600। हमारी सेविंग्स होती है, अगर कोरस्पोंडिंग इंटरेस्ट रुपी इंडियन रुपी लोन पे अगर देखते तो 1,26 होता। नोशनल सेविंग होगी 68,400 की। 68,400 कैसे आया? ये देखिएगा 1,26,000 था हमारा टोटल इंटरेस्ट, हमने जो है इंटरेस्ट पे किया 57,600, तो हमें 68,400 की नोशनल सेविंग्स है। अब हमें एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है? 20,000 रुपये में 3, 60,000, लेकिन हमें नोशनल सेविंग हुई है 68,400 की। तो हमारी नोशनल सेविंग एक्सचेंज लॉस से ज़्यादा है, तो सारा का सारा एक्सचेंज लॉस जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये जो 60,000 का एक्सचेंज लॉस है ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। जो 57,600 इंटरेस्ट दिया वो तो होना ही था, तो कुल 1,17,600 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी और P&L में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो P&L में 0। एंट्री के एंगल से देखें तो देखिएगा पहले आपने बैंक लिया, लोन टेकन साल के शुरू में, उसके बाद क्या है, लोन टेकन के बाद आपने लोन ले लिया, इंटरेस्ट पे किया 57,600 ईयर एंड में, एक्सचेंज लॉस हुआ फॉरेन करेंसी लॉस पे, फॉरेन करेंसी लोन पे, तो एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, ये भी और एक्सचेंज लॉस दोनों कैपिटलाइज कर दिए। तो क्वालिफाइंग असेट्स की कीमत बढ़ा दी, क्वालिफाइंग असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन FCL और एक्सचेंज लॉस। और P&L में कोई इंटरेस्ट जाएगा नहीं, हालांकि नील की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्योंकि नोशनल जो है सेविंग से ज़्यादा लॉस है ही नहीं, तो बस आप क्या करेंगे वहाँ पे 0 डाल देंगे। अब इसी सवाल के अंदर तीसरा पार्ट देखिएगा इसका। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़े, सब इंडिपेंडेंट ध्यान रखिएगा। वट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 46, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराना ही है 12 रुपये, ध्यान रखिएगा 12%, सॉरी 12%, डॉलर का रेट हो गया 46, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए यहां पर जो आपने लोन लिया होता वो कितने का लिया होता? थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं अब। FCL कितना होता? FCL होता 20,000 इंटू 45, 9 लाख। इंटरेस्ट पेड कितना होता? इंटरेस्ट पेड होता 20,000 का 6%, $20,000 का 6%, लेकिन रेट होता इस बार 46।
तो 20,000 इंटू 6% इंटू 46, 55,200। अब आपका एक्सचेंज लॉस कितना है? एक्सचेंज लॉस कितना है? एक्सचेंज लॉस है $20,000 पर 46 माइनस 45, $1 की वैल्यू बढ़ गई 20,000। इंटरेस्ट ऑन कोरस्पोंडिंग इंडियन लोन, इंटरेस्ट ऑन कोरस्पोंडिंग इंडियन लोन अगर इंडिया में लिया होता तो कितना होता? $20,000 इंटू 45 और रेट दिया होता 12%। तो 20,000 इंटू 45 इंटू 12, देखिएगा हर केस इंडिपेंडेंट है, तो ये जाता 1,08,000 और हमने इंटरेस्ट पे किया 55,200। तो नोशनल सेविंग कितनी होती? नोशनल सेविंग्स कितनी होती? नोशनल सेविंग्स होती 1,08,000 माइनस 55,200 यानी कि 52,800, 52,800। तो अब ये देखिएगा जो 52,800 की नोशनल सेविंग है, लेकिन हमारा एक्सचेंज लॉस 20,000 है, तो एक्सचेंज लॉस नोशनल सेविंग से कम है। तो इसका मतलब 52,800 तक का अगर आपका एक्सचेंज लॉस होता तो वो कैपिटलाइज होता, और 52,800 के बाद का एक्सचेंज लॉस होता तो वो P&L में जाता। तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 का जो लॉस है एक्सचेंज लॉस, वो नोशनल सेविंग से कम है। तो सारा का सारा जो भी आपकी एक्सचेंज लॉस है इट शैल बी कैपिटलाइज। क्या होगा? इसको आपको कैपिटलाइज करना होगा। आइए इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर $1 46 का होता तो 20,000 इंटू 6% इंटू 46, 55,200। इंटरेस्ट इंडियन रूपी लोन पे होता 1,08,000। तो 1,08,000 में 55,200 दे दिया, तो नोशनल सेविंग्स होती है हमारी 52,800। एक्सचेंज लॉस है हमारा 20,000, $1 की वैल्यू बढ़ गई 20,000। तो 20,000 तक का एक्सचेंज लॉस, जो 20,000 का एक्सचेंज लॉस है अप टू द नोशनल सेविंग इज टू बी कैपिटलाइज। द एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग शैल बी कैपिटलाइज एंड द रिमेनिंग एक्सचेंज लॉस शैल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट because the exchange loss is less than the notional savings. Hence, full 100% exchange loss shall be capitalized. ध्यान रखिएगा आपको। तो देखिएगा स्टेटमेंट शोइंग बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो 55,200 तो होना ही है, और जो नोशनल सेविंग्स तक का जो एक्सचेंज लॉस है अप टू द नोशनल सेविंग, तो एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग्स इज 20,000, तो 75,200 विल बी चार्ज्ड एज ए बोरोइंग कॉस्ट। तो ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ये कैपिटलाइज हो जाएगी। एक्सचेंज लॉस P&L में कुछ होगा ही नहीं, जीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। राज एंड कंपनी हैज टेकन ए लोन ऑफ $20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%. Payable annually. On the date of taking the loan, the rate of dollar was 48:1. The exchange rate at the closing of the financial year is 50 per $1. The corresponding amount would have been borrowed by the company in Indian rupee loan at the rate of 11%. अगर वो इंडिया में लोन लेते तो 11% का रेट होता। Determine the treatment of the borrowing cost in the books of account. तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रीटमेंट दिखानी है। आप कैसे दिखाएंगे इस ट्रीटमेंट को? बताइए, सोचिए कैसे डालेंगे आप इसको। कर सकते हैं? देखिएगा मैं आपको वैसे ही ओरली पहले आपको सोल्व करता हूँ। देखिएगा $20,000 का रेट था 48, तो आपने जो लोन लिया वो 20,000 इंटू 48 के बराबर होता है इंडिया में अगर होता तो 9,60,000 रुपये। तो अगर मैं आपको इसका इंटरेस्ट देखूँ, इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी लोन पर क्या बन रहा है? इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन 20,000 इंटू 48, 48 इंटू 6%, तो कितना इंटरेस्ट होता? 20,000 इंटू 48 इंटू 6%, 57,600।
और इंटरेस्ट ऑन कोरस्पोंडिंग इंडियन रुपीज लोन, इंडियन लोन, तो कोरस्पोंडिंग इंडियन लोन के ऊपर कितना होता, इंटरेस्ट ऑन कोरस्पोंडिंग इंडियन रुपी लोन, तो क्या होता, तो ये होता 20,000 इंटू 48 यानी कि 9,60,000 और उसका देते हम 11%, तो हमारा जाता 20,000 का 48 से मल्टीप्लाई इंटू 11%, दैट इज 1,05,600। तो आप देखिएगा हमारी नोशनल सेविंग्स कितनी हुई, नोशनल सेविंग्स देखिए कितनी हुई, तो नोशनल सेविंग्स हुई हमारी 1,05,600 माइनस 57,600 यानी कि 48,000। तो 48,000 तक का एक्सचेंज लॉस आप कैपिटलाइज करेंगे। अगर लॉस उससे कम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिएगा एक्सचेंज लॉस कितना है, एक्सचेंज लॉस कितना है हमारा, एक्सचेंज लॉस है 20,000 इंटू 2 रुपये यानी कि 40,000, ये हो गया 40,000। अब एक्सचेंज लॉस कितना कैपिटलाइज करोगे आप, 48,000 तक का नोशनल सेविंग, तो एक्सचेंज लॉस क्या है उससे कम है, तो एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज अप टू द नोशनल सेविंग, अप टू द नोशनल सेविंग। कैपिटलाइज का मतलब एसेट्स की कीमत में जोड़ देंगे 40,000, तो P&L में कितना जाएगा, P&L के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर एक्सचेंज लॉस होता 60,000 तो फिर 48,000 तक आप कैपिटलाइज करते और 12,000 कहाँ डाल देते P&L में, राइट। तो अब देखिएगा मैं यही बात आपके साथ करता हूं। जब ये बोरोइंग कॉस्ट बताई थी तो मैंने कहा था एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि जो हिस्सा इंटरेस्ट कॉस्ट के बराबर माना जाता है। इंटरेस्ट कॉस्ट के बराबर कौन सी चीज मानी जाती है, एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग। एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन करेंसी लोन अप टू द नोशनल सेविंग इज ट्रीटेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए मैंने भी आपको यहाँ पर भी देखिएगा डिफरेंस बताया था कि क्या होता है बोरिंग कॉस्ट के अंदर, तो ये देखिएगा द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। क्लियर है बात। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 ये मेरी बुक का है तो अगर आप इसको देखेंगे भी यहाँ तो ये 4 को मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ। तो देखिएगा इंटरेस्ट में फॉरेन करेंसी लोन बना 60,000, 20,000 इंटू 50 इंटू 6%। अगर 20,000 इंटू 48 11% पे देते तो 1,05,600। अब 1,05,600 जो है और हमने इंटरेस्ट दिया 60,000 तो 45,600। मेरी कैलकुलेशन कहाँ थी, हमने इंटरेस्ट निकाला, सॉरी इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे 50 रुपये आने थे। इंटरेस्ट पे क्या आना था 50 रुपये, लास्ट का रेट था 50 रुपये। तो ठीक करिए इसको, तो 20,000 का 50 इंटू 11% यानी कि 1,10,000। और नोशनल सेविंग्स कितनी है अब हमारे को देखनी पड़ेगी, 1,10,000 माइनस 57,600। नोशनल सेविंग है 52,400, 52 नोशनल सेविंग्स हैं 52,400, 52,400। तो नोशनल सेविंग है 52,400। अब देखिएगा तो यहाँ पर एक्सचेंज लॉस कितना है 40,000 और नोशनल सेविंग्स है हमारी 52,400। तो आप ये समझ जाइएगा तो कहाँ तक है हमारा, वो उसके कम ही है 40,000, तो सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। हालांकि आंसर सेम है लेकिन वो थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो रखी थी।
तो ये देखिएगा, तो 50,400, तो एक्सचेंज लॉस जो नोशनल सेविंग्स है इंटरेस्ट की वो 50,400, और एक्सचेंज लॉस कितना है 57, सॉरी नहीं ये तो हो गया, और एक्सचेंज लॉस कितना है 60,000, ये सॉरी ये तो 16 है, ये 4, तो ये हमारा 60,000। अब देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कोरस्पोंडिंग इंडियन रुपी लोन कितना बनता है 1,05,600, तो हमें नोशनल सेविंग हुई है 45,600 की, और एक्सचेंज लॉस हुआ 40,000 का। तो एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग्स कहाँ जाएगा, टू बी कैपिटलाइज, तो वो उससे कम है। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में जो है गलती कर रखी थी हमने। तो इंटरेस्ट जो पे किया वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और एक्सचेंज लॉस अप टू द नोशनल सेविंग्स वो कैपिटलाइज हो जाएगी, और P&L के लिए कुछ भी नहीं बचा, नील। एंट्रीज के मामले में देखेंगे तो पहले आपने लोन लिया बैंक टू फॉरेन करेंसी लोन, फिर उसका आपने इंटरेस्ट पे किया, एक्सचेंज लॉस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया। अब एक्सचेंज लॉस को या तो P&L में डाल लेंगे या क्वालिफाइंग असेट्स में, तो यहाँ पर डालेगा क्वालिफाइंग असेट्स में, तो क्वालिफाइंग असेट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन ऑन एक्सचेंज लॉस। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो तीनों क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इसको ध्यान से आपने देखना है। तो ABC लिमिटेड commenced construction of flyover in Mumbai in January 2006 under the BOLT scheme. The same was completed in February 2007. एक साल एक महीने बाद कंप्लीट हो गया। Due to heavy seasonal rains in July 2006, the area work on the flyover had to be suspended for a month. The company accordingly suspended capitalization of borrowing cost of 12,50,000. तो देखिएगा नॉर्मल है, नेचुरल क्लाइमेटी है, अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आपको सस्पेंड नहीं करनी है, क्योंकि ये टेम्परेरी डिले है। तो अगर मैनेजमेंट ने इसको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से मना कर दिया तो दैट इज़ रॉन्ग। द सस्पेंशन बाय द company is not correct capitalizing borrowing cost as per the accounting standard 16, and reason is this: the capitalization cannot be suspended due to unavoidable reasons. और मैंने आपको बताया टेम्परेरी डिले है। द वर्क हैज़ बीन सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन विच इज़ अनअवॉइडेबल, वो हमारे हाथ में नहीं था, एंड इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, दस द कैपिटलाइजेशन शुड बी कंटिन्यू। तो जो ये एक महीने का जो टेम्परेरी डिले है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। इन दिस केस द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको सारा मामला जो है समझ में आ गया। तो इसका एक बार हम हल्का सा जो है रिकैप भी कर लेते हैं पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो देखिएगा यहाँ पे, तो इसका जो है पूरा हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर देखिएगा हमने क्या किया। देखिएगा सबसे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। तो बोरोइंग कॉस्ट में हमने बेसिकली बात की कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है वो होती है, उससे जुड़ी हुई जो कॉस्ट है, चाहे कमिटमेंट फीस है, चाहे डिस्काउंट्स हैं, उसके अमोर्टाइजेशंस हैं, कोई एंसेलरी कॉस्ट है, और एक एक्सचेंज डिफरेंस जो मैंने भी आपको बताया, यानी कि नोशनल सेविंग्स तक का। उसके बाद जो है हमने बात की क्वालिफाइंग असेट्स की कि क्या होती हैं क्वालिफाइंग असेट्स, कि केवल वो असेट जो एक लंबा टाइम पीरियड लेती है बनने में, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट्स। फिर हमने जो है आपके साथ बात की कि बोरोइंग कॉस्ट को जो है आप कब कैपिटलाइज करेंगे। तो हमने 3 बातें की कि जो क्वालिफाइंग असेट्स होंगी उसी का जो है आप कैपिटलाइज करेंगे, जो नॉन क्वालिफाइंग असेट्स उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, यानी कि P&L में डाल देंगे। उसके बाद जो है बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग्स क्या होती हैं, जो स्पेशली किसी वर्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी असेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल लोन लिया गया है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। और आपने साधारणतः बिजनेस में जो लोन लिया है वो उनमें से अगर आप किसी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए पैसा यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग्स के अंदर आपको पता है कि एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बोलते हैं, या कैपिटलाइजेशन रेट के नाम से जो है पुकारते हैं। उसके बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होता है। तो कैपिटलाइजेशन कब शुरू होता है, तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी उसके बारे में कि बोरोइंग कॉस्ट आपकी इनकर्ड हो गई हो, काम स्टार्ट हो गया हो, और जो काम स्टार्ट किया है उससे संबंधित खर्चे भी हो गए हों। तो सीधी सी बात ये कि जो असेट्स है आप बना रहे हो उससे संबंधित खर्चा कर दिया हो, लोन आपने ले लिया हो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने पे कर दिया हो। तो एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स इज बीइंग इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग incurred, activities that are necessary to prepare the assets for intended use or sale are in progress, और काम चल रहा हो, रुक ना गया हो।
राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने ध्यान रखनी है। सस्पेंशन कब करते हैं कि जब एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर व्हेन एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, लेकिन टेम्परेरी डिलेज है, नेचर ऑफ द वर्क है, अनअवॉइडेबल रीजन से है तो सस्पेंशन नहीं करते हैं। फिर बात करी थी कि कैपिटलाइजेशन कब खत्म कर देंगे, तो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए या अवेलेबल फॉर सेल हो जाए, ना कि पुट टू यूज़ हो जाए। तो पुट टू यूज़ नहीं है यहाँ पे, अवेलेबल फॉर सेल अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद हमने जो है बात की थी कि किस तरीके से हम जब दो जनरल बोरिंग्स होते तो उनका एक वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, फिर कैसे कैपिटलाइज करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड मशीनरी वर्किंग कैपिटल, तो इसमें हमने क्वालिफाइंग एसेट डालनी थी और उसका जो प्रोपेशनेट इंटरेस्ट था वो हमने कैपिटलाइज कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने बात की थी कि जो है अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आपने पैसा उधार लिया है तो वो देखिए कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट्स के दायरे में नहीं आता। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मैंने भी आपको बताया। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होती है ये मैं भी बात कर चुका हूँ आपके साथ। बोरोइंग कॉस्ट कब आपने रिकॉग्नाइज करनी है, जो भी मैंने आपके साथ तीनों बातें की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फॉरेन करेंसी के अंदर बात की। तो फॉरेन करेंसी के जो लोन होते हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है वो सीधा सीधा कैपिटलाइज होता है, लेकिन अगर वही लोन इंडिया में लिया होता तो आपको एक नोशनल सेविंग हो रखी होती है इंटरेस्ट की, उसको आप एक साइड में रखते हैं। उसके बाद जो है एक आप एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट करते हैं लोन के ऊपर। अगर एक्सचेंज लॉस जो है वो नोशनल सेविंग्स के बराबर तक है तो उस एक्सचेंज लॉस को भी कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन अगर वो नोशनल सेविंग से ऊपर चला जाता है तो जितना ऊपर जाता है उसको P&L में आप डाल देते हैं। उसके बाद देखिएगा आपने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो है ये चेक किया कि जब एक ही काम के लिए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों बोरिंग्स हो रखी हो तो क्या करते हैं। तो जो स्पेसिफिक है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और जो जर्नल बोरिंग्स है उसका एक रेट निकाल लेते हैं और उस रेट के अकॉर्डिंगली जो बाकी बचा हुआ पैसा जो स्पेसिफिक बोरिंग से कंप्लीट नहीं हुआ उस रेट से जो है हम उसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो है बात की कि जब लोन जो है आपने लिया तो हुआ है और उसमें डिफरेंट टाइप का पैसा खर्च किया है तो आपने उसकी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ले ली और जितने दिन जो है पैसा यूज़ हुआ वो तो उतने दिन के लिए अप्लाई कर दिया। और उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक लोन है तो स्पेसिफिक लोन को जो है हमने पहले यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद अगर देखिएगा लोन कम पीरियड के लिए लिया है तो उसमें हम वेटेड एवरेज अमाउंट ऑफ लोन भी निकालते हैं और फिर इंटरेस्ट को वेटेड एवरेज अमाउंट ऑफ लोन से डिवाइड करते हैं तो कैपिटलाइजेशन रेट निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फिर जो चीज़ें हमने खर्च की थी उसके हिसाब से हमने उसका कैपिटलाइजेशन निकाल लिया। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन था कि अगर सीजनल रीजंस की वजह से यानी कि बारिश आने की वजह से या हैवी रेन आने की वजह से कुछ समय तक वर्क डिले रहा है तो क्या सस्पेंशन हो सकती है बोरिंग कॉस्ट की? नहीं, उस समय पर बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते रहेंगे बजाय कि P&L में डालने के। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ किया यानी कि हर किशन लिमिटेड वाला, तो ये काफ़ी हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया। तो ये फॉरेन करेंसी लोन वाला था, तो ये मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आप एग्जाम में करके जाएंगे। और फिर ये जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस थे ये जो है पूरी वीडियो के अंदर जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप पोज कर सकते हैं, पोज करके जो है आप देख सकते हैं। और जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फिर हम जो है डिस्कस कर लेंगे उसको। वीडियो में यहीं पे समाप्त करो। थैंक यू वेरी मच।